अभी तक हमने जो कैपिटल गेन में जो चीज़ें सीखी थी उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और कुछ बेसिक जो हमारे 14 मार्क का जो बड़ा सम आएगा उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें और हमें सीखनी ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में वो सारी चीज़ें सीखेंगे और कल से हम हमारा जो 14 मार्क का बड़ा सम आता है उसका किस तरह से कैलकुलेशन करता है वो सीखेंगे। तो आइए आपका बिल्कुल भी टाइम न बिगाड़ते हुए हम आपको सबसे पहले तो जो कल सीखा है उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने सीखा था कि लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं और शॉर्ट टर्म किसे कहते हैं। तो उसी के में इक्विटी शेयर अगर है, जो इक्विटी शेयर लिस्टेड है या इक्विटी ओरिएंटेड कोई म्यूचुअल फंड है आपका, अगर वो 12 मंथ या उससे कम मेरे पास रहता है तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। और अगर 12 मंथ से ज़्यादा रखने के बाद मैं सेल करता हूँ तो वो मेरा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी जो बुक है सुधीर प्रकाशन के उसमें भी 10% दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल रेट 15% है। वो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ 15% आएगा। अगर यही लॉन्ग टर्म होता है तो जो फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ है हर साल वो एग्जाम्प्ट रहेगा, पर 1 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इसी के तरीके अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, तो उसमें 24 या उससे कम 24 मंथ या उससे कम मैं रखता हूँ तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और 24 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। शॉर्ट टर्म में जो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब है उसके हिसाब से रेट लगेगा, और लॉन्ग टर्म में 20% का फ्लैट रेट लगेगा, लेकिन उसमें मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, एक तो इनकम टैक्स स्लैब रेट, तो अभी आगे हम देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब रेट किसे कहते हैं, और दूसरा इंडेक्सेशन क्या होता है। उन दोनों का कैलकुलेशन भी हम आगे देखेंगे। तीसरा है, ये दोनों चीज़ों के अलावा अगर कोई अदर प्रॉपर्टी है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पर कैपिटल गेन लगता है। कल हमने बताया था कि गोल्ड, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये ऐसी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है जिन पर भी कैपिटल गेन लगता है। अगर वो 36 मंथ या उससे कम हमने रखा है तो शॉर्ट टर्म रहेगा, और 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म रहेगा। शॉर्ट टर्म में फिर वापस वैसे ही कि इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट लगेगा, और लॉन्ग टर्म में 20% का टैक्स रेट लगेगा, और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों ही चीज़ें, स्लैब रेट क्या है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या है, ये हम थोड़ी देर में सीखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड को छोड़कर बाकी की जो एसेट्स है उस पे हमारा अगर शॉर्ट टर्म है तो हमारे इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेशन होगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% का फ्लैट रेट लगेगा। लेकिन अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर्स है जो लिस्टेड है और जहां हमने सेल पे एसटीटी पे किया है तो शॉर्ट टर्म रहेगा, और सेल परचेज दोनों पे एसटीटी पे किया है तो अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो 10% का टैक्स रेट रहेगा, शॉर्ट टर्म पे 15% का रहेगा, और इसमें 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म में बेसिक एग्जेम्पशन रहता है। तो अभी हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि इंडेक्सेशन क्या है, तो इंडेक्सेशन को एक बार समझते हैं। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग जो 24 मंथ्स या उससे ज़्यादा होता है, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है अदर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन इन वगैरह पे जो आपका लगता है कैपिटल गेन, वो 36 मंथ से ज़्यादा पर लॉन्ग टर्म, और 36 या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म लगता है। तो देखिए, जैसे कि अगर एक कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने बाय किया है 10 लाख रुपीज़ में 1 अप्रैल 2018 को बाय किया है, और उसको सोल्ड कर दिया मैंने 31 मार्च 23 को। ये मंथ की, ईयर की स्टार्ट और एंड डेट इसलिए लिया कि कैलकुलेशन में ईजी रहे, आपको ईयर के बीच की कोई भी डेट एग्जाम्पल में दी जा सकती है। तो सबसे पहले इंडेक्सेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने जो बाय किया है परचेस प्राइस को हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, जो हमारा परचेज प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा सबसे पहले सेल ईयर के इंडेक्स से। सेल ईयर का इंडेक्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 23 के लिए इंडेक्सेशन जो हमारा इंडेक्स नंबर है उसके हिसाब से हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके हिसाब से 348 है, और जो 2018 का है वो 280 है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है ईयर ऑफ सेल से, और डिवाइड करना है हमें ईयर ऑफ बाय से, मतलब जिस साल में हमने वो बाय किया था। तो इसका जो भी कॉस्ट आएगा, ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ आपको, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 12,42,857, और ये सेल हमने किया है 20 लाख रुपीज़ में।
20 लाख में से ये 12 लाख माइनस करूँगा तो मेरा 7,57,143 ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और इस पर 20% से टैक्स लगाएंगे तो 151 आएगा। अगर यही शॉर्ट टर्म होता तो क्या रहता, मेरा 20 लाख रहता, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, मेरा सिर्फ 10 लाख मेरा परचेज प्राइस माइनस होता, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसकी जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता और वो पूरा 10 लाख रुपीज़ होता। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होने की वजह से मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एसेट का परचेज प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस ईयर में हमने सेल किया है उसके इंडेक्स कॉस्ट से, और डिवाइड करते हैं जिस साल में परचेज किया है। इसकी वजह से वो जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ऐसा ही अगर देखिए गोल्ड ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन वगैरह अगर कुछ है और वो हमने परचेज़ किया हुआ है तो उसमें भी इसी तरह रहेगा कि देखिए हमने उसको बाय किया है 2016 में 1 अप्रैल को 5 लाख रुपीज़ में, और सेल किया 8 लाख में। अभी आप देखिए इंडेक्स कॉस्ट तो मेरा कैसे होगा, 5 लाख मल्टीप्लाई जो 2003 का इंडेक्स कॉस्ट है और डिवाइड बाय 2016 का जो इंडेक्स कॉस्ट है 5 लाख। ये सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं अभी कि ये इंडेक्स नंबर रहेगा। ये इंडेक्स नंबर जो भी है वो आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, तो आपको उसको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में जो भी इंडेक्स नंबर दिया है वही नंबर आपको लेना है, पर याद रखना है आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले सेल का जो ईयर है उससे, और डिवाइड करना है परचेज से। हमेशा याद रखिए कि जो ज़्यादा बड़ा है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है वो छोटे से करना है। तो ये जो 5 लाख का कॉस्ट है वो मेरा बढ़ के 6,59,000 आ जाएगा, जो कि मेरा 8 लाख का टोटल सेल प्राइस है। यहाँ पर देखिए सेल मैंने 8 लाख में किया है 2003, उसमें से मुझे 659,090 माइनस कर देना है। मेरा जो 1,49,10 का ये मेरा आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसी को अगर इसके ऊपर मैं 20% से अप्लाई करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने अभी ऊपर देखा कि 20% के रेट से रहता है, तो 20% के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,182 हमारा ये टैक्स रेट आ जाएगा। अभी देखिए इसके बाद हम ऊपर देख रहे थे, ये तो हो गया इंडेक्सेशन। दूसरी चीज़ हम देख रहे थे कि टैक्स रेट के स्लैब, इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो एक बार करंट ईयर के लिए जो हमारे फिनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है उसके स्लैब रेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है और वो इंडिविजुअल है, देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग होता है। तो आप अभी रेसिडेंट का ही सीख रहे हैं तो वो रेसिडेंट टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर वो 60 ईयर से कम है, मतलब नॉर्मल सभी के लिए, आप हम सभी के लिए टैक्स रेट क्या रहेगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, 2.5 से 5 लाख तक 5% रहेगा, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30% रहेगा। लेकिन अगर उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, अप टू 80 ईयर्स, मतलब 60 से 80 साल के बीच में कोई है, तो उसमें ये जो 2.5 लाख का नील है वो 3 लाख रुपए तक नील हो जाएगा। 3 से 5 लाख में यहाँ पर 2.5 से 5 था ऊपर, जो अभी यहाँ पर 3 लाख से 5,000 5% है, और 5 से 10 और 10 से ऊपर 20 और 30% सेम ही रहता है। अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन इन्होंने कहा है वो कौन रहेगा, 80 साल या उससे ज़्यादा का है तो सीनियर सिटीजन रहेगा। तो सीनियर सिटीजन को क्या है कि 5 लाख जो आपका ये 2.5 लाख या 2.5 से 5 है, ये दोनों ही उसके लिए नील रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब ये दोनों स्लैब में। तो आप देखिए अप टू 5 लाख मतलब नील रहेगा। 5% के स्लैब सुपर सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% रहता है, और 10 लाख से ऊपर 30% रहता है। अभी आप एक ध्यान रखिएगा कि 87A का रिबेट इसमें मिलता है। अगर आपकी टोटल इनकम किसी भी केस में 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं आएगा, वो आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। आप अभी इतना ही जान लीजिए कि अगर 5 लाख से कम आप कमा रहे हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे यहाँ 2.5 से 5 आपको लिखा है कि 5% लगेगा, लेकिन आपकी अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो ये नहीं लगेगा। 5 लाख से ऊपर जाएगी तो ये 5% आपको लगेगा। तो वो कैसे आता है वो हम बाद में ध्यान रखेंगे। आप ये इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मल के लिए 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5% है, 5 से 10 20%, और अब वो 10 लाख है 30% रहेगा। इसी तरीके से अगर वो 60 ईयर्स या 60 साल से लेके 80 साल से कुछ कम है तब तक के लिए उसको 3 लाख पर नील रहेगा, 3 से 5 लाख 5% रहेगा, 5 लाख से 10 लाख 20% रहेगा, और 10 लाख से ऊपर 30% रहेगा। अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब उसकी उम्र 80 साल
या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए 5 लाख तक नील रहेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% रहेगा, और 10 लाख के ऊपर उसमें 30% का टैक्स स्लैब रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमने सीखा कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, उनके टैक्स रेट क्या है। वहाँ पर आया कि स्लैब रेट लगेगा, तो स्लैब रेट में हमने देखा कि जो स्लैब रेट हमने लिखे हैं वो स्लैब रेट यहाँ पर सीखे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म के केस में ही, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हमने समझा कि कैसे मिलता है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमने ये देख लिया। इसके अलावा एक और चीज़ है, दो चीज़ें और हमें सीखनी है, तो वो दो चीज़ सीखते हैं कि यहाँ पर ये इंडेक्स कॉस्ट स्टार्ट होता है 2001-2 से 100 रुपीज़ से। अगर मेरी कोई एसेट मैंने 1990 में या 1980 में या 1950 में ख़रीदी है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगा, अब वो समझना हमें ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि किस तरीके से उसका कैलकुलेशन रहेगा। वो बड़ा ही सिंपल है। देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए कि मैंने ये 1/4/2000 की जगह 1995 में ख़रीदा था, 1/4/1995 में ख़रीदा था। लेकिन जो ऊपर डेट थी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख रुपए है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरा एक्चुअल प्राइस 25 लाख है और मेरा फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख है, तो मुझे 1/4/1995 का जो परचेज प्राइस है वो, और 1 अप्रैल 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू है, दोनों में से हायर जो भी होगा, दोनों में से जो हायर होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। यानी मुझे 2001 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, परचेज कॉस्ट, जिसका इंडेक्स वैल्यू 100 रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन ये उसमें डाली हुई है कि अगर ये दोनों में से जो भी मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू मैंने डिराइव किया है, वो कभी भी मेरा उस टाइम के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या जंतरी वैल्यू जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन में दिया हो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3 लाख है, तो मेरा ये जो फेयर मार्केट वैल्यू 35 नहीं ले सकता, मेरे को 30 लाख लेना पड़ेगा। इसलिए अभी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में मेरा जो 25 लाख रुपीज़ मेरा एक्चुअल परचेज प्राइस है जो 95 में परचेज़ किया था, और 1/4/2001 का मेरा फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख है। लेकिन एक कंडीशन है कि वो कभी भी मेरे जंतरी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मेरा जंतरी वैल्यू 30 लाख है, तो मुझे यहाँ पर 30 लाख ही लेकर सम करना पड़ेगा। अगर यही मेरा जंतरी वैल्यू यहाँ 40 लाख होता तो मुझे जंतरी वैल्यू इग्नोर करना है, मेरा जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही मुझे लेना है। लेकिन यहाँ पर जंतरी वैल्यू मेरे फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो मैं जंतरी वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये वाले केस में मेरा जो परचेज प्राइस है वो इन दोनों में से हायर लेना है, जो 35 लाख आया। लेकिन 35 मेरा फेयर मार्केट वैल्यू है, लेकिन वो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मुझे 30 लाख लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ मेरा 30 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखते हैं हम सम कि ये जो बिल्डिंग है जो मैंने लिया था, एसेट लिया था, उसको 2 करोड़ रुपीज़ में सेल किया है। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 लाख आया जो हमने यहाँ से डिराइव किया है, और ये 30 लाख को भी मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये 30 लाख रुपीज़ जो है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सेल के ईयर से। तो मैंने इसको सेल कब किया हुआ है, इसको सेल मान लीजिए कि मैंने 2024-25 की कोई भी डेट को किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2024-25 का जो भी इंडेक्स सेशन का जो भी नंबर मेरे सम में दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे डिवाइड बाय करना पड़ेगा 100 से। क्यों 100? क्योंकि मेरा 2001 का जो इंडेक्स कॉस्ट है, ये मेरा परचेज़ का हो गया। परचेज़ मेरा यहाँ पर पुराना था, 1/4/95 का था, लेकिन मैंने फेयर मार्केट वैल्यू कब का लिया है, 1 अप्रैल 2001 का। तो ये 1 अप्रैल 2001 का मेरा 100 रुपीज़ है। 24-25 के लिए 363 है, तो 363 लूँगा। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा 1,05,000 रुपीज़ जो इंडेक्स कॉस्ट का वैल्यूएशन है वो आएगा। अभी मुझे अगर मेरा कैपिटल गेन निकालना है तो मेरा सेल वैल्यू, सेल प्राइस है 2 लाख रुपीज़ का, उसमें से ये इंडेक्स करने के बाद वैसे तो मेरा 30 लाख का ही परचेज वैल्यू आ रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी में से मैंने जो निकाला है 30 लाख ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, मैंने उसको इंडेक्स करके 1,05,000 आ गया है।
तो मेरा जो इंडेक्स कॉस्ट के बाद जो कैपिटल गेन रहेगा वो 95,000 रहेगा, और 95,000 पे मुझे 20% से टैक्स लगाने पे मेरा 19,000 का आएगा। देखिए कंक्लूजन ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ द एक्चुअल प्राइस और एफएमवी। हायर प्राइस जो एक्चुअल परचेज किया है वो, या एफएमवी जो दोनों में होगा हायर होगा वही लूँगा, लेकिन एफएमवी कभी भी कैप्ड एट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब वो कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। आज के दिन के लिए एक आखिरी है, हम एक देखेंगे ग्रैंडफादरिंग रूल। देखिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे ऊपर हमने एक टैक्स रेट लिखा है, जो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो 10% है 1 लाख का, ये हमारा जो टैक्स रेट आया था वो अरुण जेटली जी लेकर आए थे। 1 Feb 2018 को उन्होंने बजट की स्पीच में ये टैक्स लगाया था। इससे पहले लॉन्ग टर्म जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, वो पूरा एग्जाम्प्ट था, लेकिन ये 1 Feb 2018 से लगाया। तो इसका कैलकुलेशन की कुछ मेथड है, कुछ रूल है, जिसे ये लोग ग्रैंडफादरिंग रूल बोलते हैं। तो आज समझते हैं कि वो क्या रूल्स है। तो उसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास है कि कोई इक्विटी ओरिएंटेड शेयर है, जो मैंने परचेज प्राइस, एक्चुअल परचेज प्राइस है मेरी, मान लीजिए कि 2009 में मैंने ख़रीदा था। एक्चुअल प्राइस मैंने 50 लाख रुपीज़ में ख़रीदा था, लेकिन इस पर तो कोई टैक्स था नहीं जब ख़रीदा था मैंने। उन्होंने 1 Feb 2018 से इस पर 10% टैक्स लगा दिया। तो अभी इन्होंने उस समय क्या बोला कि 1 Feb 2018 यानी उसका पिछला दिन, दैट मीन्स 31 जनवरी 2018 को जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिनी जाएगी। मतलब क्या है कि अगर मेरा एक्चुअल प्राइस 50 लाख हो, 60 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो, लेकिन जो 31 मार्च जिस दिन से टैक्स लगा उससे पिछले दिन आपकी जो वैल्यू थी उसको फेयर मार्केट वैल्यू को हम गिनेंगे आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए अगर यही एसेट मैंने 2019, 20 या 21 में कभी भी बेचा है, जब मेरा ये लॉन्ग टर्म है, मान लीजिए कि मैंने 90 लाख रुपीज़ में इसको बेच दिया है, तो अभी वैसे तो मैंने ये 50 लाख में ख़रीदा था, अगर मैं 50 लाख में अगर इसको माइनस करूँगा तो मेरा बहुत सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। और हम बोल सकते हैं कि जब हमने ख़रीदा तो ये टैक्स था नहीं, तो हम क्यों दे। इसीलिए सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, अरुण जेटली जी ने बोला कि 31 जनवरी 2018 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस दिन जो भी शेयर ट्रेड हुआ उसका हाईएस्ट रेट हम उस दिन का ले सकते हैं, उसके हिसाब से 75 लाख रुपए है। तो हमें यहाँ पर 15 लाख रुपए पे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और ऊपर हमने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए का बेसिक एग्जाम्पशन इसमें से मिलता है, तो जो 14 लाख रुपीज़ है उसी पे हमारा टैक्स लगेगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी ये 50 लाख और 75 लाख कर रहे हैं, 75 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर मेरा सेलिंग प्राइस से ये ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ सेलिंग प्राइस मेरा 60 लाख रुपीज़ ही होता, तो मेरा ये जो 75 लाख रुपए है, वो जो मैं फेयर मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ 60 लाख रुपीज़ ही होता तो मैं ये 75 लाख लेके लॉस नहीं कर सकता। यहाँ मेरे को मैक्सिमम 60 लाख ही ये वैल्यू लेना पड़ता और ये मेरा नील आ जाता, तो कोई टैक्स मुझे नहीं लगता। मतलब कैपिटल लॉस नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ कैपिटल गेन ही होना चाहिए। तो ये इसको एक ग्रैंडफादरिंग रूल बोलते हैं। तो ये भी आज हमने डिटेल में सीख लिया है। आने वाले लेक्चर में ये सभी प्रोविज़न्स लेके किस तरह के सम आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।